ऑल टुगेदर नई ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। तो डॉक्टर हसन जावेद साहब, आपके लिए अब एक चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पे। आप बयान फरमाते रहे हैं कि ट्रम्प और यूएस एस्टेब्लिशमेंट के बीच में गड़बड़ चल रही है। ये जो आज कार्रवाई हुई है, ये F-35, F-18 और ये जहाज और असला बेचना, अभी भी आपको लग रहा है कि ट्रम्प इंतजामिया जो है वो मिली, मतलब वो साथ नहीं चल रहे हैं पेंटागन और ट्रम्प इंतजामिया? जी डॉक्टर मुनव्वर साहब। डॉक्टर हसन जावेद से पहले एक जुमला सर, असल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने दरबारियों को मंगवाया था सर, नेतन्याहू, अब्दुल्ला शाह अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी सर, 3 दरबारियों को मंगवाया, पहले धमकियां दी, उसके बाद अपने मतलब की बात उनसे निकलवा के ये जा वो जा सर। जी नहीं डॉक्टर, अच्छा ये अच्छी बात है डॉक्टर उस्मान चौहान साहब भी और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी, ये तो ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिक्स हैं, तो वो वाली बात है। वो इतनी मुश्किल से समझाते हैं। ये बात सादा बात ये थी कि तीन मिरासी थे, उन तीनों को लितर पड़े हैं और उसके बाद जो है मामला सेटल हो जाएगा। तो मुझे जो है ना वो फॉरेन लैंग्वेज में समझाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, अभी पॉइंट ये है, इनको जो जुबान समझ में आती है वो समझाया करें सर, इनको ऐसे समझ में नहीं आता। अच्छा, अब आगे आपने कहा कि ये सब चीजें बेच रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो असला है मिलेगा कब, ये कब बताया जाएगा? और ये मेरा सवाल ना मिस करिएगा, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि ट्रम्प और यूएस एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है? आज की बातें, हाँ बिल्कुल। अब ये चीज समझ लें सर, ये समझ लें, बेसिकली डिप्लोमेसी नहीं कर रहे थे, ये हिपोक्रेसी कर रहे थे। ये हिपोक्रेसी ये थी कि ये रशिया के साथ मिलना चाह रहे थे, उसी का असला यूज करना चाह रहे थे। अब ऑयल तो लेकर के ये जो है वो यूरोप को बेचना चाह रहे थे। अच्छा, अब वो जो वाया इंडिया जो पूरे यूरोप को ये मैनेज करना चाहते थे, असलिया को भी मैनेज करना चाहते थे। आप यहाँ तक ये समझ लें कि नेटो के पैसे देता रहता अमेरिका, और जो असलिया का पैसा और उसके ऑयल का जो पैसा है वो रशिया के थ्रू, जो यानी इंडिया के थ्रू आगे जाता रहता। और ये फिर जो है वो मार्क लगा देते स्टॉक मार्केट के अंदर जो है कि ये 3rd बेस्ट इकोनॉमी है, 4th बेस्ट इकोनॉमी है, जबकि तमाम इकोनॉमिस्ट जो इंडिया में बैठ करके वो बता चुके हैं कि किसी भी तरीके से, किसी जीडीपी के किसी भी लिहाज से अगर आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, आपकी 3rd बेस्ट इकोनॉमी नहीं बनते, 4th इकोनॉमी नहीं बनते, 5th नहीं बनते, 9th नहीं बनते। तो डॉक्टर चौहान इसके ऊपर आपको मजीद डिटेल बता देंगे। अच्छा, रही बात अलाइनमेंट, अच्छा अलाइनमेंट और डिपेंडेंसी सर, ये डिपेंडेंसी रहेगी। ये सिर्फ जान छुड़ाकर रशियन बेल्ट में जाना चाहते थे, वहां पर वीटो ये करना चाहते थे कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने, यानी ब्रिक्स का। अच्छा, ये वाला खुश करने के लिए भी आपने रिसेंट में देखा होगा कि उन्होंने कहा कि करेंसी स्वैप के मामले के अंदर जो है वो ब्रिक्स हिस्सा नहीं बनेगा। कुछ और आर्टिकल्स भी आए हैं जिसके बारे में जो है वो इंडिया ने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स का बाज़ाब्ता इस तरह से, इस लिहाज से हिस्सा नहीं होंगे। तो आप ये देखें कि ब्रिक्स जो है वो इस टाइम पर सुपर स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ब्रिक्स का सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होना है, और जो जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दी है वो क्रिप्टो पर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि शुरू के दौर के अंदर जैसे ही ट्रम्प और उसकी बीवी का जो नाम पर जो कॉइन आया था बाइनेंस के अंदर, आप ये देखिए उसके जो है वो छलांग कहां तक थी। मैंने कहा कि पहले दिन मैंने उसके आने से पहले कह दिया था आप ले लें, आप लोगों को करोड़ों के फायदे होंगे। जिसने ले लिया उसको करोड़ों के फायदे हुए। 3 दिन के बाद जो वो जब ड्रॉप किया, फिर देख ले, अच्छा अभी कुछ अर्सा मजीद ड्रॉप करेगा। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद वो बढ़ेगा कब? 3 महीने तक ये बुरी तरीके से मारा जाएगा, और इसके बाद जब ये स्टेबल होगा, ये तब होगा जब ये दोबारा से इंडिया को जो है वो कुछ असला, ऑयल वगैरह ये कंफर्मेशन कर देते हैं। और अगर इन केस ब्रिक्स के अंदर से, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आपके साथ क्रिप्टो और बाइनेंस के अंदर जो है वो किसी किस्म की करेंसी में ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना चाहते। सो अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो मेंबर नहीं बनते, इससे एक बड़ी इकोनॉमिक जो है वो आप जो समझते कि ये स्टेप बैक हो जाते हैं, इंडिया को ठीक ठाक डस पड़ेगी। ये है आपकी बात का जवाब। अच्छा, अलाइनमेंट की बात की, मेरे जाती तौर पे मैंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया, सिर्फ एक वेरिएबल है जो हमें वहां से अलग कर रहा है। हमने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए, हमने ट्रेन मिस की है। हम अच्छे खासे स्टेबल हो रहे थे,
हमने सीपैक हमारी लाइफलाइन है, हमारी लाइफलाइन होनी चाहिए थी, उसको हमने स्लो किया है, हमने स्लो नहीं करना चाहिए था। हमारे 32 इकोनॉमिक जोन थे, उनमें से 22 इकोनॉमिक जोन अब तक बन जाने चाहिए थे, लेकिन अब भी अगर उनको बैकलैश फेस करते हुए 9 इकोनॉमिक जोन के ऊपर बात हुई थी, 4 इकोनॉमिक जोन के अंदर से रेशो ये है कि एक पे 5% काम है, एक पे 25% काम है, एक पे 7% काम है और एक पे 22% काम है। कितनी बुरी बात है, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, सीपैक अथॉरिटी के ऊपर दोबारा काम करो, वन विंडो ऑपरेशन लेकर आना होगा, ब्यूरोक्रेसी को लाना होगा। डॉक्टर उस्मान चौहान जैसे लोग हमारे पास हैं, डॉक्टर मुनव्वर साहब जैसे हमारे पास लोग हैं, हमारे इस चीज का। लेकिन आप हैरान होंगे कि वीसी पाइड के पीछे लगे हुए हैं। अब वीसी पाइड का क्या ही इंटेलेक्चुअल लेवल है, आप जाकर देख लें। फिर मुझे आप ये बताएं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास क्या लेवल है, और फिर इसके बाद बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री क्या करेगी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन उसके पास आप सब जो मैं बात कर रहा हूं, हमारी अलाइनमेंट चाइना के साथ, यानी आप यूं समझ लें कि हमारी लाइफलाइन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट 76 साल में फौज की वजह से मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट हैं, अमेरिका पे रहेंगे। हमारा नुकसान है नहीं, क्योंकि हम फ्रॉम द डे फर्स्ट उन्हीं के साथ थे। सो हमारी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। जो बच जाती हैं चीजें, जो चीजें बेचनी है, जो कुछ हम बेच सकते हैं और जो कितना हमें वो पनाह दे सकते हैं, जितनी भीख दे सकते हैं। मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं डिपेंडेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाऊंगा या नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर जाऊंगा, जब मेरे पास रिजर्व में वो भी विंडो ड्रेसिंग के पैसे पड़े हैं $3 बिलियन। तो मैं $11 बिलियन दिखा भी दूं, पर अगर मैंने डोमेस्टिक मार्केट से पैसे पकड़े हो $6.5 बिलियन और उस पर मैं शरह सूद काम कर रहा हूं, तो मैं किस तरह दिखा दूं? और उसके बाद मैं आपको रोशन पाकिस्तान, जो भी इन्होंने नाम रखा है, वो तो सारा ये 2045 में जाके कुछ अच्छा करता है, उस वक्त तो ऐसे नहीं पाता भी इतना। डॉक्टर उस्मान, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने ये ब्रिक्स की बात की, आपने आज देखा वो साउथ अफ्रीका ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी हम वो जो केस किया हुआ है इसराइल के खिलाफ हम नहीं लेंगे वापस, जो मर्जी कर ले। ये होता है स्पाइन। तो ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी जयशंकर साहब की, और इंडियन इकोनॉमी का जो एक बहुत चर्चा है, मेरा इस पर तबसरा कीजिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर हसनैन ने कि जीडीपी अगर आप भारत की देखें तो इसमें हर किस्म की जो है ऊट पटांग चीज़ें हैं, और ये दर हकीकत कोई तगड़ी इकोनॉमी नहीं है। जीडीपी इटसेल्फ इज़ अ वेरी वीक मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इसमें इनकायस बेशुमार हैं। वन बिग प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी। वो तो ऑब्वियस है कि भारत की इकोनॉमी की तो सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट वगैरह, उसको भी छोड़ के द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ इनइक्वालिटी। कि एक बंदा, उसके पास आपकी सारी इकोनॉमी है, पर कैपिटा अच्छी लगेगी, लेकिन सारी दौलत एक ही रईस के पास है, बाकी सब भिखारी हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद जीडीपी, इनइक्वालिटी। अब अगर आप भारत को देखें, दिस इज द एम्पिरिकल पॉइंट, नो स्लोगनियरिंग, जस्ट द एम्पिरिक्स, दैट इन द लास्ट 20 years inequality has worsened, and any gains in the Indian economy have gone to just the top 15% who are drinking the blood of the poor, who are in a worse condition today than they were 20 years ago, Modi के आने से पहले। Inequality is the biggest problem. तो ये एक ड्रामा है। The rich there, the exploiters have gotten richer, but the average Indian, and certainly the ordinary Indian, is in a very bad situation, worse than 20 years ago. This is the fact about ये जरा नहीं डॉक्टर, ये मोदी साहब की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये दो चीजें हाईलाइट की। एक तो उन्होंने कहा कि हमने ये घर में इस्तेमाल होने वाली गैस को 55% घरों से अब हम 99% तक ले गए हैं। फिर उन्होंने रूरल रोड्स की बात की कि वो जो नेटवर्क था, रोड नेटवर्क, अब वो हमारे 100% रूरल एरियाज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने स्टैट्स भी पेश किए कि हाउ दे हैव रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सेस बढ़ाई है आम आदमी की इन फैसिलिटीज की तरफ। अब इसको अब आप किस नजर से देखेंगे जो इकोनॉमिक सक्सेस की आप बात करें? इज दिस नॉट एन इंडिकेटर और अ प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Not from the perspective of income, Dr. Saab, because if there is a gas pipe in my home and I cannot pay for the gas,
it doesn't matter. If there is a road coming to my house but I have no way of using it, टांगे पे ही आगे पीछे जाना है, then it doesn't matter. We are talking about GDP and its problem of income, and the average Indian and the ordinary Indian is worse off today, even with these infrastructure tit for tats इधर उधर जो हैं. मतलब मेरे जेब खाली है तो मैं गैस की बिल कैसे अदा करूंगा? उन्होंने गैस का पाइप तो लगा दिया है. So infrastructural things, the politician will focus on that, particularly populist politician will focus on that, but the ground reality in terms of the income quintiles is much worse today for the majority of Indians than it was 20 years ago. This is the fact. उसके अलावा एक मौजू छेड़ा गया बहुत दिलचस्प जो ये ट्रम्प कॉइन और मिलानिया कॉइन का था. My expertise is on cryptocurrency. आप मेरी publications कभी अगर आप गौर फरमाएं 200-300 citations वगैरह जो है ये क्रिप्टो पे ही, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इसी मौजू पे है. एंड ये जो है एक नैरेटिव है क्रिप्टो में बिटकॉइन वगैरह के लिए, थोड़ी सी सीरियस सोच विचार है, संजीदगी है, लेकिन ये जो ट्रम्प कॉइन वाला तमाशा है इसमें वो सारी चीजें जो हैं नहीं नजर आती. ये एक डाका मारा है, डायरेक्टली एक डाका मारा है. ट्रम्प ने पैसे कमाए, उसको गिरा के मलानिया बना दिया, अब उसको भी गिराएगा. दिस इज स्ट्रेट थेफ्ट फ्रॉम हिम टू द पीपल. वो सारी क्रिप्टो की जो फलसफा सारा जो झाड़ते हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, स्ट्रेट रॉबरी.